हेलो दोस्तों। मेरा नाम है नितिश और आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेडिंग बनिया पे। तो दोस्तों, आज सैटरडे है तो आज हम एक लर्निंग क्लास करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा स्टॉक मार्केट 101। बेसिकली ये एक इनफॉर्मल टाइप क्लास होने वाली है जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, बनती कैसे है, एक बिजनेस की जर्नी क्या होती है स्टॉक मार्केट की तरफ, एंड इसमें शेयर्स क्या होते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। तो अभी के लिए हम शुरू करते हैं। पहले आते हैं कि व्हाट इज़ अ बिजनेस। बिजनेस एक तरह की बॉडी होती है जिसमें आप अपनी कैपिटल लगाते हैं, कुछ काम करते हैं एंड आपको बदले में एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलती है जिसे हम बोलते हैं ROI। बिजनेस क्यों किया जाता है? बिजनेस किया जाता है किसी एक पर्पस को सॉल्व करने के लिए। अब वो पर्पस क्या हो सकता है? वो पर्पस कुछ भी हो सकता है कि यार मोहल्ले में किराने की नीड है, ब्रेड आटा वगैरह मिलता नहीं है तो किराने की दुकान खोल लो। एक मोहल्ले में कुछ हार्डवेयर का सामान चाहिए, नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, टाइल्स चाहिए, तो उस चीज़ की दुकान खोल लेते हैं। एक बिजनेसमैन क्या होता है? बिजनेसमैन होता है कि जनरली हम बिजनेसमैन की क्या परसेप्शन लेके चलते हैं कि यार ये बंदा या तो कुछ मैन्युफैक्चर करता है या फिर ये बंदा ट्रेडिंग करता है। अब जब मैं वर्ड यहाँ पे ट्रेडिंग यूज़ कर रहा हूँ, ये ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट वाली ट्रेडिंग नहीं है, काइंड ऑफ सेम होती है, बट अभी के लिए हम ट्रेडिंग उसे बोलते हैं कि बंदा किसी और से सस्ते में सामान खरीदता है और फिर उसे महंगे में बेच देता है। बीच में होता है उसका प्रॉफिट मार्जिन। ऐसे ही एक बिजनेस चलता है। बिजनेस के बहुत सारे खर्चे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बिजनेस कमा रहा है वो उसी का होता है सारा। बिजनेस के अंदर आपके एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, अलग अलग एम्प्लॉयज़, लेबर होगी, कोई आपने बंदा रखा हुआ है, मेड होगी। आपके अलग अलग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस, पानी के एक्सपेंसेस, रेंटल एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस खर्चा, फिर आपको स्टॉक रखना पड़ता है अपना पूरा। कुछ भी दिक्कत आ गई, कोई CA के एक्सपेंसेस, कोई CS के एक्सपेंसेस, तो तरह तरह के खर्चे होते रहते हैं। तो एक चीज़ हमें पता लग चुकी है कि बिजनेस को रन करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ आज के टाइम पे चाहिए हमें कैपिटल। एज्यूम करते हैं कोई बिजनेस है जिसमें हमने 1 लाख लगाया। 1 लाख लगा के हमें उस पर ROI मिलती है 10% की। अब इसका मतलब क्या हुआ? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कि हमने जब 1 लाख कैपिटल यूज़ करी अपने बिजनेस में, हमने उसमें से अपने खर्चे करे, स्टॉक रखा, उसको महंगा करके बेचा, प्रॉफिट मार्जिन ऐड किए, सब पे खर्चे निकाल निकल के जो बचा वो हमारा प्रॉफिट है। इन द एंड ROI आई 10%। इट मीन्स साल भर के बाद, जनरली ROI हम एनुअली निकालते हैं, कि 1 लाख का बन चुका है 1,10,000 रुपये। क्लियर है कि 1 लाख लगाए और उसके ऊपर हमने 10% ROI कमाई। इट मीन्स 10,000 रुपीज़ हमने कमा लिए एडिशनल। अब बिजनेस क्या करेगा? ये जो 10,000 इसके पास एक्स्ट्रा है, ये इसे री इन्वेस्ट कर देगा इन कैपिटल। ऐसा क्यों करेगा? सीधी सी बात है, बिजनेस के पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस होगी कि यार 10,000 आ चुके हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं, घरे खर्चे, पार्टी करने, कुछ भी करने, यूज़ कर लिया। अगले साल फिर 1 लाख रुपए लेके आएंगे, उसको यूज़ करेंगे, 10,000 कमाएंगे, और ये साइकिल चलती रहेगी। बट इससे क्या होगा? बिजनेस सिर्फ रन करेगा, वो ग्रो नहीं करेगा। बिकॉज हर साल आप सिर्फ 10,000 ही कमा रहे हो 1 लाख रुपए लगा के। हाँ, कल को आप कैपिटल इंक्रीज कर सकते हो, बट आपको वो फिर एडिशनल कैपिटल लेके आनी पड़ेगी। आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा। ग्रो करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कंपाउंडिंग इफेक्ट, जिसे काफी लोग जानते होंगे, जिसे हम बोलते हैं एट वंडर ऑफ वर्ल्ड। ऐसा क्यों बोला जाता है इसे? कंपाउंडिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर बिजनेस में इनिशियली 1 लाख लगा, जिसका बन गया 1,10,000, एज्यूमिंग कि हमारी ROI 10% थी, जो 10,000 पे बचे हुए हैं इसको री इन्वेस्ट कर दो इन फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो अगले साल के लिए बिजनेस के पास कितने कैपिटल होगी? 1,10,000। इस कंबाइंड कैपिटल पे जब ROI आएगी 10% की, तो प्रॉफिट कितने पे आएगा?
1,10,000 रुपये, विच इज इक्वल टू 11,000। 10,000 आपके इससे निकल गया है, 1,000 आपके इससे निकल गया है, तो टोटल 11,000। जहाँ लास्ट ईयर बिजनेस ने 10,000 रुपीज़ कमाए, अब उसने 11,000 रुपीज़ कमाए, 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। सिंपल प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट। फिर इसको कैपिटल में री इन्वेस्ट कर दो। अब आप एक नई कैपिटल कितनी बन गई, 1,11,000। फिर इसके ऊपर आर निकल के आएगी 10% की। जो भी आर आते हैं हम री इन्वेस्ट कर देते हैं फिर से कैपिटल के अंदर। तो अगर ऐसे चलते रहेंगे आपके बिजनेस की ग्रोथ एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होने वाली है। बिजनेस ग्रो करेगा, आपके कैपिटल आपके लिए पैसा बनाना स्टार्ट कर देगी, जैसे हम बोलते हैं यार पैसे से पैसा बनाना। तो सिंपली बिजनेसेस, एक आप एक कैपिटल लेके आए हो, आपने एज्यूम किया मेरे को आरओआई इतनी आती है, एंड उसी कैपिटल को आप री इन्वेस्ट करते जाओगे, आप कंपाउंडिंग इफेक्ट का अच्छे से यूज करोगे। ये होता है एक्चुअल में कंपाउंडिंग इफेक्ट को यूज करना। अब बात आती है कि अगर बिजनेस के लिए कैपिटल इतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो कैपिटल आएगी कहाँ से? एक होता है कि यार बंदे ने पहले जॉब वगैरह करी होगी, सेविंग्स करी होगी, तो वो अपने ही कैपिटल को यूज कर सकता है। इसे हम बोलते हैं बूट स्ट्रैप करना। बूट स्ट्रैप, इसका मतलब होता है आप अपनी खुद की सेविंग्स या खुद की कैपिटल लेके आ रहे हो, आपने किसी और से पैसे नहीं लिए। सेकंड आ जाता है आप बैंकों से लोन ले सकते हो। लोन क्या होता है? लोन बेसिकली आप बैंक से उधार ले रहे हो कुछ कैपिटल, बैंक को दिखाते हो कि यार मैं ये काम करूंगा, ये मेरी मशीनरी है, ये कुछ भी काम, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने एक लोन ले लिया। उसके बदले बैंक को क्या दोगे? उसके बदले बैंक को दोगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दोगे, क्योंकि अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो आपको ब्याज समेत वापस करना पड़ेगा। ब्याज मीन्स इंटरेस्ट। जनरली ये इंटरेस्ट लाया करता है बिटवीन 11%, 12%, 8%, डिपेंडिंग ऑन बिजनेस का नेचर क्या है। लोन में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका बिजनेस नहीं सस्टेन करा, क्योंकि देखो आप कैपिटल लेके आ रहे हो, आप काम शुरू करोगे, आपको खर्चे भी निकालने हैं, सैलरीज भी देनी है, काम भी करना है। बट मान लो गॉड फॉरबिड वो बिजनेस नहीं चलता, तो बैंक को तो लोन वापस करना पड़ेगा ना। आप ये नहीं है बैंक को बोल दोगे कि यार मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। बैंक ने लोन देने के टाइम आपसे एक कोलैटरल रखवाया होगा। कोलैटरल या फिर जिसे हम बोल देते हैं सिक्योरिटी, या जिसे सिंपल हिंदी में बोले तो गिरवी रखना कुछ, कि बैंक ने कुछ गिरवी रखवाया आपसे कि कल को अगर आप लोन डिफॉल्ट कर जाते हो तो बैंक आपकी कोलेट्रल को जब्त कर लेगा। सिंपल। तो यहाँ पे एक रिस्क इन्वॉल्व रहता है कि आप अपने कैपिटल अगर लूज कर देते हो तो आपका जो पर्सनल सामान है या बिजनेस से रिलेटेड जो सामान है वो जब्त किया जा सकता है। तो हमारे पास और क्या ऑप्शन बचते हैं? थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज कि आप किसी थर्ड पार्टी से, किसी इन्वेस्टर से जिसके पास बहुत पैसा है, आप उससे अपने बिजनेस में पैसा डलवाते हो एंड उसको बिजनेस की हिस्सेदारी दे देते हो। अब हिस्सेदारी देने से मेरा क्या मतलब है? एज्यूम करते हैं आप एक केक ले आए, उसके 6 टुकड़े कर दिए, केक आया 500 रुपीज का। तो आपको पूरा केक नहीं खाना, तो आप क्या करोगे? आप किसी को बोलोगे कि यार केक शेयर कर लेते हैं, तो 3 स्लाइस मैं खाऊंगा, 3 स्लाइस तू खा, बट मैं फ्री में नहीं दे रहा, बदले में मेरे को 250 रुपीज दे दे, कि मैं तेरे को आधा केक दे रहा हूँ, 6 स्लाइसिस हैं, कि मेरे को 3 स्लाइस के पैसे दे दे। 250 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे, आप इस 250 रुपीज़ से जो मर्जी करो। 50% केक आपके पास रहेगा, 50% केक उस बंदे के पास रहेगा जिसने आपको 250 रुपये दिए। अब वो उस केक के साथ जो मर्जी करे वो उसकी मर्जी है, वो खाए फेंके जो मर्जी करे, आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपको उस चीज़ के पैसे मिल चुके हैं। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कि आपने एक बिजनेस को रन करना है, आपको कैपिटल चाहिए बड़ी, 10 लाख, 20 लाख, 1 CR, जितनी बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो। वो बंदा आपके बिजनेस में पैसा लगाता है, आपको कैपिटल देता है, बदले में कंपनी का कुछ हिस्सा उसका हो जाता है। अगर मैं कहता हूँ कंपनी टोटल 100% मानी जाती है
एंड 50% कंपनी आपकी है, 50% उस दूसरे बंदे की जिसने पैसा इन्वेस्ट किया। तो कल को कंपनी जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेस करेगी वो कैसे डिवाइड होंगे? 50-50% में। आपको उस बंदे को पैसे वापस नहीं करने जो कैपिटल थी, जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस थे वो उसके होते रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हाँ कंपनी ने प्रॉफिट कर दी है उसको बैंक से निकाल के देने हैं, बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हम स्टडी करेंगे आगे जाके। बट अभी के लिए अगर वो बंदा 50% मालिक है तो इट मीन्स वो 50% प्रॉफिट्स को इंजॉय करेगा। वो उसके हैं, वो जो मर्जी करे उस पैसे के साथ, वो उसकी है। 50% कंपनी उसकी है, वो उस के साथ कुछ भी कर सकता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी बंदा ले लीजिए, आप मेरे को ले लीजिए, या एज्यूम करते हैं चलो एक बंदा है राम, बहुत कॉमन नेम है, अच्छा वर्ड है, इसी को यूज़ करके चलेंगे हम। इसके पास एक आइडिया है। आइडिया क्या है? इसने एक बिस्किट का ऐसा, एक ऐसी रेसिपी तैयार कर ली है कि यार जो बिस्किट खाएगा वो उस बिस्किट का फ़ैन हो जाएगा। बहुत अच्छा आइडिया है। बट राम के पास पैसे नहीं है, कैपिटल नहीं है, बट आइडिया ब्रिलियंट है। राम एक्सपेक्ट करता है कि यार 3-4 सालों के अंदर ना ये बिजनेस तो मतलब बहुत ही ऊंचाइयों पे चला जाएगा, बिस्किट बहुत कहते हैं ना फटाफट बिकते जाएंगे। बट इसको पैसे चाहिए। राम पहले जाएगा बैंक के पास। बैंक लोन देने से मना कर देगा बिकॉज अभी कोई बिजनेस है नहीं। बैंक आपकी रिस्क प्रोफाइल देखता है कि आप पैसा वापस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। राम के पास कोई कोलेटरल भी नहीं है रखने के लिए। इस केस में काम आएगा एक इन्वेस्टर। हम मान लेते हैं इन्वेस्टर का नाम है श्याम। श्याम मान लो बहुत पैसे वाला बंदा है, 500-600 करोड़ तो उसके पास ऐसे ही रखे रहते हैं। राम श्याम के पास आएगा और बोलेगा कि मेरे को 1 CR की रिक्वायरमेंट है, 1 करोड़ की। ये मेरा आइडिया है, मैंने फैक्ट्री सेटअप करनी है, ये मैंने मशीनरी खरीदनी है, मैंने इतने एम्प्लॉयज़ रखूंगा, 1-2 साल के अंदर सब रिकवर हो जाएगा। तो आप आओ मेरे आइडिया में हेल्प करो। बदले में आपको क्या मिलेगा? बदले में आपको 50% हिस्सा मिल जाएगा कंपनी का। अब श्याम के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं वैसा क्या सोच रहा है। श्याम अगर 1 करोड़ रुपीस किसी चीज पे लगा रहा है तो बदले में उसे क्या मिल रहा है? उसे मिल रहा है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कि कल को अगर बिजनेस ग्रो कर जाता है तो उसने जो कैपिटल लगाई थी वो भी ग्रो करेगी, उसका जो पोर्शन है, उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी ग्रो करेंगे। ये जस्ट लाइक आप बैंक में एक एफडी करा देते हो। आजकल एफडी का रेट्स अगर 7% है, आपने 1 लाख की एफडी करा दी तो 1 साल के बाद आपको कितने मिलेंगे? 1,07,000। ये मैं बहुत आइडल केस लेके चल रहा हूँ, इसमें मैंने कोई डिडक्शंस वगैरह नहीं किया अभी। 1,07,000 आपको मिल जाएंगे। ये क्या है? ये 1 लाख आपके कैपिटल है, 7% आपका इंटरेस्ट है, आपको 7% ROI मिला, रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली कि श्याम सोचता है कि यार 1 करोड़ रुपीज लगाने हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे श्याम का रिस्क कितना इन्वॉल्व है। देखो, अगर कोई चीज़ उसे दिख रही है कि मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा 1-2 सालों के अंदर, बट रिस्क भी तो इन्वॉल्व होना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं आपको कुछ फ्री में मिल रहा है। यहाँ पे श्याम का रिस्क है उसकी कैपिटल 1 CR जो उसने इन्वेस्ट करी है। कि कल को अगर बिजनेस डूब जाता है तो कितना पैसा डूबेगा? सिर्फ 1 CR ही डूबेगा जितना श्याम ने लगाया है। ऐसा नहीं है कोई आके श्याम का डोर खड़खड़ाएगा या राम का डोर खड़काएगा, नहीं जी आपने इतना लॉस कर दिया, हमारे पैसे वापस करो, नहीं। जितनी कैपिटल श्याम ने लगाई थी उतनी ही कैपिटल खत्म होएगी बस अगर बिजनेस डूब जाता है। बट बदले में रिवॉर्ड कितना है? कैपिटल डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना हो सकती है आने वाले टाइम में, अगर राम का आइडिया काम कर जाता है तो। राम और श्याम दोनों ने मिलके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप कर ली। अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है? बिजनेसेस 4 तरह के होते हैं आपके। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड एंड LLP।
चारों के अपने अपने फ़ायदे हैं, चारों के अपने अपने नुकसान हैं। अभी के लिए हम प्राइवेट लिमिटेड पे फोकस करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे चारों तरह के बिजनेस क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं। प्राइवेट लिमिट का सीधा सा मतलब होता है प्राइवेटली लिमिटेड, लिमिटेड बाय इट्स नंबर ऑफ शेयर्स। ये एक प्राइवेट इन्वेस्टेड कंपनी है जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। लायबिलिटी लिमिटेड। अभी लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी का सीधा सा मतलब होता है देनदारी। उसके नुकसान कि कल को बिजनेस डूब जाता है तो बिजनेस पे क्या लायबिलिटी आती है, कि कितनी देनदारी बनती है। उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड बाय जितना पैसा उस बिजनेस के अंदर लगा हुआ है, सिर्फ उतना ही पैसा डूब सकता है। कि मान लो बिजनेस के पास अगर 1 करोड़ रुपए हैं, 1 करोड़ पूरे के पूरे डूब गए, तो किसी बंदे को आके 1 करोड़ से एक पैसा ऊपर देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 1 करोड़ ही डूबेगा। अगर ये चीज़ लिमिटेड ना होती तो क्या पता 1 करोड़ डूबे और भी लोग आके मांग सकते हैं, नहीं जी हमारे 2 करोड़ दो, 3 करोड़ दो, लाइबिलिटी बढ़ सकती है। बट यहाँ पे लाइबिलिटी एक सेट हो चुकी है, लिमिट हो चुकी है कि जितना पैसा बिजनेस के पास है उतना ही गवा सकते हो। डिटेल्स में हम आगे जानेंगे, बट अभी के लिए मान के लिए प्राइवेट लिमिटेड, इसको शॉर्ट में पीवीटी एलटीडी बोलते हैं। दोनों ने मिलकर एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट कर लिया जिसका नाम था एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड के आगे पीवीटी एलटीडी या प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी होता है। दोनों राम और श्याम 50-50% मालिक बन चुके हैं। अभी 50-50 ही क्यों, 60-40 क्यों नहीं? बिजनेस में जनरल अजम्पशन 50-50 करी जाती है, जनरल शेयरिंग की। सारा पैसा श्याम लेके आ रहा है बट सारी मेहनत तो राम कर रहा है। क्लाइंट्स लेके आना, मार्केट में बिस्किट्स को निकालना, मैन्युफैक्चरिंग करवाना, एम्प्लॉयज ढूंढना, हायरिंग, कुछ भी सारे प्रोसेस ऑपरेशंस वगैरह मैनेजिंग सब राम करेगा। श्याम साइलेंटली सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेगा 1 CR की। जैसे ही बिजनेस के अंदर 1 CR आए तो बिजनेस की एक वैल्यूएशन निकल के आती है। वैल्यूएशन क्या होता है? भाव। कंपनी कितने की है। आपने सुना होगा रिलायंस आज इतने ट्रिलियन की हो चुकी है, एप्पल इतने ट्रिलियन की हो चुकी है। मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता, मैं उस चीज़ में नहीं जा रहा, गूगल करके देख सकते हैं। वो क्या है? वो उन कंपनी की वैल्यू है, उन कंपनी के पास कितना पैसा है। बंदों के पास पैसा नहीं मैं कह रहा, उस कंपनी के पास, बिकॉज कंपनी एक अलग से एंटिटी मानी जाती है जिसका अपना एक वजूद होता है। तो 50-50% है 1 CR, इट मीन्स 100% कंपनी कितने की है? 1 CR की। श्याम ने जब 1 CR कंपनी के अंदर लगाए, उसे बदले में कंपनी का 50% मिल गया। इस 50% को हम बोलते हैं इक्विटी मिल गई। क्योंकि अगर आप कुछ दे रहे हो तो बदले में आपको कुछ प्रूफ मिलना चाहिए ना, क्या है। अगर आप मान लो आज एक प्लॉट खरीदते हो 1 करोड़ का, तो बदले में आपको एक लैंड मिला है जिसकी वैल्यू 1 CR है। ये जो 1 करोड़ है ये है आपकी लिक्विड मनी, और ये जो लैंड है ये है इलिक्विड मनी। अभी लिक्विड इलिक्विड क्या होता है? इलिक्विड मनी होता है जिसे आप इमिडिएटली यूज नहीं कर सकते अपने शौकों को पूरा करने के लिए, खर्च करने के लिए। वो पैसा इजीली कन्वर्टेबल नहीं है। अगर आप आज आपके पास एक ज़मीन पड़ी है, लैंड पड़ा है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपीज़ है, वो ज़मीन की वैल्यू है। आप बोल सकते हो कि हाँ यार मैं 1 करोड़ रुपए का मालिक हूँ। बट आप आज ऐसे नहीं कर सकते कि आप शॉपिंग मॉल चले गए कहीं पे, जेब में प्रॉपर्टी कागज लेके कि नहीं जी ये प्रॉपर्टी कागज रखो, मेरे को 1 करोड़ की गाड़ी दे दो या कुछ भी, 1 करोड़ की शॉपिंग करनी है मैंने, ऐसा नहीं। आपको वहाँ पे अपना एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या कैश फॉर्म में ही शॉपिंग करनी पड़ेगी। ये फर्क होता है इलिक्विड, इलिक्विड फॉर्म ऑफ मनी की। रेडिली पैसा अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपके पास वैल्यू पड़ी है उस चीज़ की। आप कहने को तो मालिक हो बट आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। ये जो 1 करोड़ है लिक्विड मनी की फॉर्म में, आप इजीली जेब से निकाले खर्च कर सकते हो। लिक्विड मनी क्या क्या हो सकता है? आपका कैश, बैंक बैलेंस, आपके सेविंग्स में जितने पैसे पड़े हैं वो, जो पैसा रेडिली यूज हो सकता है। इलिक्विड क्या होता है? जो यूज नहीं हो सकता, जैसे कि लैंड, गोल्ड। गोल्ड में हम पैसा लगाते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट है, पैसा बढ़ता रहेगा, एप्रिसिएशन होती रहेगी। बट ऐसा नहीं है कि
अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए का गोल्ड पड़ा हुआ है तो आप बोल सकते हो कि ले भाई गोल्ड रख, सामान दे दे। हाँ चलो, कुछ दुकानदार एक्सेप्ट कर लेंगे उस चीज़ को, बट अगर हम आइडियल सिनेरियो लेके चलें तो ऐसा नहीं होता। आपको पैसे ही देने पड़ेंगे। आप शॉपिंग कब कर पाओगे? जब आप इलिक्विड मनी को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे। जब आप अपनी ज़मीन को बेचोगे तो आपको 1 करोड़ मिलेंगे ना। जब तक ज़मीन है वो उसकी वैल्यू है सिर्फ। वो वैल्यू घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। आज 1 करोड़ की ज़मीन है, कल को 2 करोड़ की हो जाए, कल को 50 लाख की रह जाए। तो आपकी ओनरशिप तो घटती बढ़ती रहेगी ना। आज आप 1 करोड़ के मालिक हो, कि आपका ज़मीन 50 लाख की हो जाए तो आप 50 लाख के मालिक हो। आपके पास वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है कि वो पड़े रहेंगे पैसे आपके पास। जब तक आप लैंड गोल्ड इन सब चीज़ों को बेचोगे नहीं, तब तक आपके पास पैसे नहीं आएंगे। आज मैं कहता हूँ मेरे पास इस डेस्कटॉप सिस्टम पड़ा है, वेब कैम लगा हुआ है, ये पेन है, कीबोर्ड है, माउस है, कुछ भी है, ये सिस्टम मैं कहता हूँ मेरा 1 लाख में तैयार हुआ है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं 1 लाख का मालिक हूँ? हाँ ठीक है ना, ये चीज़ें मेरी हैं, ये 1 लाख की है। बट इस चीज़ को लेके मैं शॉपिंग मॉल नहीं जा सकता ना, शॉपिंग करने कुछ खर्च नहीं सकता। मान लो मैंने किसी का 1 लाख रुपए देना उधार लिया हुआ हो, तो मैं जाकर उसको कंप्यूटर तो नहीं दे सकता ना कि भाई रख ले। मैं उसको पैसे ही दे पाऊंगा। वो पैसे कहाँ से आएंगे? मैं कंप्यूटर को बेचूंगा। 1 लाख रुपए मिलेंगे नहीं मिलेंगे मेरे को नहीं पता, क्या पता इसके सिर्फ 80,000 मिले मेरे को। बट जब इसको बेचूंगा लिक्विड फॉर्म में पैसा आएगा, फिर मैं आगे किसी को पैसे दे सकता हूँ। तो सिमिलरली लिक्विड एंड इलिक्विड मनी होते हैं। अब सेम चीज होती है आपकी इक्विटी। इक्विटी इज अ फॉर्म ऑफ इलिक्विड मनी। कि आप उस बंदे ने 1 करोड़ लिक्विड मनी कंपनी में दिया, और कंपनी की तरफ से उसको 50% कंपनी मिल गई इक्विटी की फॉर्म में। अब इक्विटी के बहुत सारे नाम होते हैं जिससे आप फेमिलियर भी होंगे, जिसे हम बोलते हैं शेयर्स, स्टॉक। सुने सुने वर्ड है ना, शेयर बाजार, स्टॉक बाजार, सट्टा बाजार। आई नो बहुत लोग इसे गैम्बलिंग भी कहते हैं, बट चलो। तो 50% कंपनी शाम की हो चुकी है इन फॉर्म ऑफ इक्विटी। ये इसके पास इलिक्विड फॉर्म में पैसा आ चुका है। कल को श्याम बड़े प्राउडली कह सकता है कि मैं उस कंपनी में 50% का मालिक हूँ। एक्चुअल में वो कितने का मालिक बना है? अगर पूरी कंपनी की वैल्यू 1 CR है, तो 50% की क्या वैल्यू होएगी? 50 लैक्स। सिंपल सिंपल मैथ्स है। तो राम भी 50 लैक्स का मालिक है, श्याम भी 50 लैक्स का मालिक है। अब बहुत आप सबके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे कि यार उस बंदे ने तो 1 करोड़ रुपए दिए थे, मालिक वो सिर्फ 50 लाख का क्यों है? और राम ने तो कुछ भी नहीं किया, बैठे बैठे 50 लाख का मालिक बन गया। तो क्या ये लोग 50 लाख ऐसे खर्च सकते हैं? या वैल्यू कम की होगी इनकी, इसने तो 1 करोड़ दिए थे। तो इसके पीछे बहुत चीज़ें चलती हैं। श्याम ने कुछ सोच समझ के पैसा लगाया है, दोनों में 50-50% की डिवाइड हुई है, कंपनी को 1 करोड़ मिले हैं, राम सारा काम करेगा। तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग ट्रस्ट एग्रीमेंट्स होके ही चीज़ें डिसाइड हुई हुई हैं। इतनी टेल में हम नहीं घुसने वाले कि इनको 50 लाख ही क्यों मिल रहे हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि राम कंपनी का जो बैंक अकाउंट है जिसमें 1 करोड़ पड़े हैं उसमें से 50 लाख निकाल के भाग सकता है। नहीं, वो पैसा कंपनी का है, वो पैसा राम का नहीं है। राम के पास क्या है? 50% है कंपनी का, इलिक्विड फॉर्म में, इक्विटी की फॉर्म में पैसा नहीं है। कहने को श्याम बोल सकता है कि मैं 50 लाख का मालिक हूँ, कहने को राम अपने घर वालों को पड़ोसियों को बोल सकता है कि जी मैं 50 लाख का मालिक हूँ आज। बट क्या उसकी जेब में 50 लाख पड़े हैं? नहीं। वो एक ऐसी कंपनी को ओन करता है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ है। उसके पास उस कंपनी का 50% हिस्सेदार है, वो उस कंपनी के अंदर उसके पास स्टॉक्स हैं, उसके पास 50% शेयर्स हैं उस कंपनी के। कुछ नहीं हुआ, कंपनी की स्प्लिटिंग होगी वर्चुअली। ऐसा नहीं है किसी ने काट दिया उस कंपनी को। 50% इनके पास, 50% इसके पास। तो अब क्या होगा? राम के पास 50%, श्याम के पास 50%, दोनों 50-50 लैक्स के मालिक। और टोटल कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है? 1 CR। मान के चलते हैं 1 साल के बाद राम का आइडिया बहुत सक्सेसफुल हुआ, सैलरीज वगैरह निकाली, सब कुछ हुआ, बिस्किट बहुत चल गए मार्केट के अंदर। 1 करोड़ लगा के 1 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट हो चुका है।
और ये सारा प्रॉफिट कंपनी में आ चुका है। तो अब पहले 1 करोड़ थे, 1 करोड़ पैसा और आ चुका कंपनी के अंदर प्रॉफिट, तो अब कैपिटल कितनी हुई हमने पहले देखा था ऐसे कंपाउंडिंग इफेक्ट की 2 करोड़ हो चुकी है। अब कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है 2 CR, बिकॉज कंपनी के पास 2 करोड़ पैसा है। ठीक है, क्योंकि दोनों 50-50% के मालिक हैं तो इनकी भी वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि अगर 100% कंपनी 2 CR की है तो 50% कितने की होगी 1 CR की। इट मीन्स राम आज 1 करोड़ का मालिक है, श्याम आज 1 करोड़ का मालिक है। ठीक है, उनको वो जो एडिशनल 50-50 लाख है वो मिले नहीं है। अगर आज श्याम के पास 1 करोड़ है तो ऐसा नहीं है उसको 1 करोड़ मिल रहे हैं। उसके पास जो इलिक्विड फॉर्म में इक्विटी थी उनकी वैल्यू बढ़ चुकी है। जैसे आपके पास के प्लॉट पड़ा हुआ है, गोल्ड पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू बढ़ गई पड़े पड़े, एप्रिसिएशन हो चुकी। चलो, फिर क्या हुआ, 1 साल और निकल गया। अब कंपनी ने 2 करोड़ कैपिटल यूज करके 2 करोड़ प्रॉफिट्स बना लिए। कंपनी एक्सपैंडिंग है, एक्सपोनेंशियल एक्सपैंड कर रही है, बहुत तरक्की कर रही है। कंपनी के बिस्किट्स फटाफट आ रहे हैं, नए फ्लेवर्स आ रहे हैं बिस्किट्स के, मतलब इतने अच्छे लग रहे हैं लोगों को कि 2 करोड़ कमा लिए। तो अब कंपनी के पास कितने पैसे आ गए, 4 करोड़। दो पहले थे, 2 करोड़ और आ गए, 4 करोड़। शाम का जो 50% उससे कितनी वैल्यू हो चुकी है 2 CR। 50% ओन करता है ना वो, अगर 100% 4 CR है तो 50% 2 CR हो गया। श्याम के पर्सपेक्टिव से कितने साल बाद, ये 3 साल बाद हुआ है गेस, हाँ पहले साल के बाद 2 करोड़, दूसरे साल के बाद 4 करोड़, नहीं 2 साल के बाद। 2 साल के बाद श्याम के पास 2 करोड़ है। 2 करोड़ है नहीं, उनकी वैल्यू 2 करोड़ है 50% की। इट मीन्स श्याम ने लगाए 1 करोड़ थे, 2 साल के बाद 2 करोड़ हो चुके हैं। उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ चुका है कितना, 100% का। उसने 1 करोड़ लगाए थे और 2 साल के बाद उसके पास 2 करोड़ हो चुके हैं, उसके 1 करोड़ 2 करोड़ बन चुके हैं। ठीक है, वो 2 करोड़ भी खर्च नहीं पाएगा, उसके पास वो शेयर की फॉर्म में पड़े हैं पैसे। बट अब वो 2 करोड़ का मालिक है, वो बोल सकता है कि मैं 2 करोड़ का मालिक हूँ। मान के चलते हैं इसी और से चलता रहा, तीसरे साल के बाद कंपनी ने 4 करोड़ कमाए। तो अब कंपनी के पास कितने हुए, 8 करोड़। 50-50% मालिक, 4 करोड़ राम, 4 करोड़ श्याम। अब श्याम कहता है कि भाई मेरे को ये पैसे चाहिए। यहाँ थोड़ी सी गेम बदल चुकी है। अभी क्या था, सब लोग सिस्टम सही चल रहा था। इसके पास 50% है जिनकी वैल्यू 4 CR है। अब शाम को पैसा यूज करना है, कुछ भी रीजन हो सकता है। उसका पेट भर गया बस यार कि 1 करोड़ का 4 करोड़ हो चुका है, पैसा 4 गुना हो गया 3 सालों में, और क्या चाहिए। इतनी अच्छी रिटर्न कहाँ मिलेगी, एक FD 7% देती है। तो इसको पैसा यूज करना है, इसको पैसा लिक्विडेट करना है, मतलब उसको लिक्विड फॉर्म में चाहिए। आपके पास कोई प्लॉट है, गोल्ड है, लिक्विड कैसे मिलेगा, बेच के। इसे ये 50% जो शेयर्स हैं इसे बेचने पड़ेंगे किसी को। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा के से पैसे दे देगा। ये श्याम को पोक करेगा, सॉरी श्याम राम को पोक करेगा कि भाई देख, 3 साल हमने काम किया, सारी मेहनत तेरी थी, पैसा मैंने लगाया, आज मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो मेरे को 4 करोड़ चाहिए। तो एक काम कर, जो 50% मेरे पास है तू अपने पास रख ले, और 50% की जो वैल्यू है विच इज़ 4 CR वो मेरे को दे दे। राम अगर 4 करोड़ रुपए दे देता है श्याम को, तो राम कितने का मालिक बन जाएगा, 100% का, बिकॉज 50% तो पहले ही है। श्याम अपना हिस्सा बेच रहा है। ये जस्ट लाइक जो मैंने केक का बताया था आपको कि 3 हिस्से जब जब बिक रहे हैं 250 के, तो दूसरा बंदा कुछ भी करे उनके साथ, पैसे तो उसने दे दिए ना। वो वापस मेरे को आके बोल सकता है कि भाई मेरे को केक नहीं खाना, 250 वापस कर दो, कुछ भी। या फिर ये जो दूसरा दूसरा बंदा है, इसको केक नहीं खाना, बट इसने एक ऐसा बंदा ढूंढ लिया जिसे केक खाना है, ये उसको केक बेच सकता है और उससे 250 रुपये ले सकता है। सिंपल है कि वो चाहे वो केक का एक टुकड़ा बेचे चाहे तीनों टुकड़े बेचे,
क्या सारा केक बेच दे जितना उसका है, क्योंकि वो मालिक बन चुका है ना 250 रुपये दे के। तो अगर उसे 250 रुपये चाहिए वो किसी तीसरे बंदे को ढूंढेगा। सेम यहाँ पे राम मना कर देगा कि नहीं भाई, मैं पैसे नहीं दे सकता, 4 करोड़ रुपए मैं कहाँ से लेके आऊंगा, मेरे को कंपनी पे चलाने सब कुछ देखना है, मेरे पास नहीं है पैसे। तो श्याम क्या करेगा, श्याम निकलेगा मार्केट में। श्याम क्या ढूंढेगा, श्याम एक बंदा ढूंढेगा जो उसका 50% खरीद ले। देखो प्लॉट बेचना है, गोल्ड बेचना है, आप कोई सेलर, आप कोई बायर ढूंढोगे ना। आप एक सेलर हो, आपको चाहिए बायर जो आपको पैसा दे के आपसे खरीद ले सामान। अब एक आइडियल सिनेरियो में, मैं यहाँ पे आइडियल की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल नहीं। आइडियल सिनेरियो में क्या होगा, श्याम मार्केट में गया, उसने बोला कि देखो ये कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, आज इसकी वैल्यू है 8 करोड़, मेरे पास इस कंपनी के 50% शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू है 4 CR। मैंने इस कंपनी में पैसा लगाया था 1 करोड़, आज वो 4 करोड़ बन चुके हैं, मेरा पैसा 4 गुना हो चुका है 3 सालों में। बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो क्या किसी को 50% चाहिए, मार्केट में आएंगे बायर्स। मैं कहता हूँ, ज्यूम करते हैं बायर आकर, जिसका नाम है नीतीश, मैं अपने आप को मान लेता हूँ। नीतीश आया, उसने बोला कि वाह यार, 3 सालों में पैसा 4 गुना, तो मतलब मैं अब अगर पैसा लगाता हूँ इस कंपनी में, अगर मेरे पास 50% आ गए, बदले में इस बंदे को 4 करोड़ दे दूँ, तो क्या पता अगले साल मेरा पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, क्योंकि कंपनी तो ग्रो करती जा रही है ना। उसने क्या देखा, नीतीश ने देखा कि यार ABC प्राइवेट लिमिटेड के बिस्किट्स का फॉर्मूला बहुत अलग है, सबसे अलग बिस्किट्स हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं, वो तरक्की करते जा रहे हैं। तो नीतीश क्या करेगा, नीतीश इस बंदे को 4 करोड़ रुपए दे देगा, या मैं इस बंदे को 4 करोड़ रुपए दे दूंगा, और ये 50% मेरे हो जाएंगे, नीतीश के। केक था 250 रुपये का, किसी और को बेच दिया, 250 मिल गए, शाम को 4 करोड़ मिल गए, इसको लिक्विड पैसा मिल चुका, ये गया आउट ऑफ द पिक्चर। शाम की कहानी यहीं पे खत्म, कि शाम के पर्सपेक्टिव से उसने 1 करोड़ लगाए और 4 करोड़ मिल गए, उसका पैसा 4 गुना हो गया, ही इज हैप्पी। ठीक है, 300% की रिटर्न मिली है, बहुत होती है। नीतीश ने कितने लगाए, 4 करोड़। अब कंपनी में दो मालिक हैं फिर से, एक राम और एक मैं नीतीश, दोनों 50-50% है। राम को कोई मतलब नहीं है दूसरा मालिक कौन है, बिकॉज वो कल्ला काम कर रहा है, अकेला कर रहा है, पैसा लगा हुआ है, चल रही है कंपनी। बस डॉक्यूमेंट्स पे नाम चेंज हो रहा है कि पहले इन्वेस्टर कौन था, पहले इन्वेस्टर श्याम था, अब इन्वेस्टर कौन है, नीतीश है। यहाँ पे 50% का मालिक अब मैं हूँ, नीतीश। तो अब क्या होगा, कंपनी की वैल्यू 8 करोड़, एज्यूम करते हैं अगले साल कंपनी ने 8 करोड़ कमा लिए प्रॉफिट्स में, फिर से कैपिटल में आ गए, कंपनी की वैल्यू कितनी होगी, 16 करोड़। नीतीश के 4 करोड़ कितने के बन गए, 8 करोड़ के, पैसा डबल हो गया, नीतीश को भी जैकपॉट लग गया, सीधा 100% की रिटर्न आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे। हमने पहले आइडियल केस डिस्कस करेगा, प्रैक्टिकल। आज नीतीश का जो 50% है, मेरा 50% जो है कितने का था, 8 करोड़ का, यस। कंपनी की वैल्यू कितनी है, 16 करोड़। राम को कोई मतलब नहीं है, राम अपने बिस्किट बना रहा है, बेच रहा है। मेरे को अर्जेंट पैसों की रिक्वायरमेंट है, मेरे को चाहिए, देखो कभी भी आ सकती है रिक्वायरमेंट, मेरे को नीड है। होगा क्या, मैं जाऊंगा मार्केट में कि यार अब बात हो गया, मेरे को 8 करोड़ चाहिए, इसे बेच देते हैं, इस 50% को किसी और को दे देते हैं। किसी को बट नहीं करूंगा कि भाई कंपनी बहुत अच्छी है, लगा पैसा, कुछ भी, मेरे को नीड है। एज्यूम करते हैं कोई बंदा आ गया XYZ, इसने देखा मेरे को पैसों की नीड है, ठीक है। वो क्या करेगा, वो छोटी सी गेम खेलेगा मेरे साथ, वो बोलेगा कि यार ऐसा कर, मैं तेरे को 8 करोड़ नहीं, मैं तेरे को सिर्फ 7 करोड़ दूंगा 50% के बदले। मैं बोलूंगा यार ये कैसी डील हुई, शेयर्स की वैल्यू तो 8 करोड़ है ना, मेरे को 8 करोड़ चाहिए।
बट वो बोलेगा भाई तेरे को पैसों की नीड भी तो है। ये आपने रियल लाइफ में बहुत एग्जांपल देखे होंगे कि जब कोई चीज़ को बेचना है और पैसों की नीड है, तो हमें डिस्ट्रेस होकर वो चीज़ सस्ते में बेचनी पड़ते हैं। सामने वाला उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है, वो हमें कम पैसे देगा उस चीज़ के लिए, बिकॉज उसे दिख रहा है कि यार ये चीज़ सस्ते में मिल सकती है, इस बंदे को पैसे की नीड है, 8 करोड़ की चीज़ है, 7 करोड़ दे के उठा लो। अब मैं हूँ, मेरे को नीड है पैसों की, मैं बोलूँगा चलो ठीक है यार ले लेते हैं, कोई बात नहीं। 50% शेयर्स कितने के बिके? 7 करोड़ के। 7 करोड़ किसे मिले? मेरे को। 50% किसे मिल गए? XYZ को। बट अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें 50% की वैल्यू बन चुकी है 7 CR। ठीक है, यहाँ पे अगर 50% की वैल्यू 7 CR हो चुकी है, तो मेरा जो 50% है उसकी वैल्यू भी 7 CR ही होएगी। बैठे बैठे कुछ नहीं हुआ, कंपनी बढ़िया चल रही है, कंपनी का प्रॉफिट्स अच्छे हैं, बैठे बैठे मेरे शेयर्स की वैल्यू गिर गई। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ वन ट्रांजैक्शन। बिकॉज एक ट्रांजैक्शन हुई जिसमें 50% 7 करोड़ के बिके। जहां मेरी कंपनी पहले 16 करोड़ की थी, अब उसकी वैल्यू कितनी होगी? 14 करोड़। 50% 7 CR का। कंपनी की जो वैल्यू है वो डाउन होगी। कंपनी ने काम, ये नहीं कंपनी ने काम अच्छा नहीं किया, कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, बस ट्रांजैक्शन इस वे में हुई है। एक इन्वेस्टर गया जिसने कम पे शेयर्स बेच दिए। ऐसी चीज को हम बोलते हैं अंडर वैल्यू। अंडर वैल्यू। एक्चुअल वैल्यूएशन तो 16 CR बनती है, बट इसके जो कंपनी के शेयर्स हैं उनकी वैल्यू ड्रॉप होगी। कंपनी के पास 16 करोड़ पैसे पड़े हैं अपने पास, बट वैल्यू कितनी रहेगी? 14 CR। कंपनी अंडर वैल्यूड मानी गई। कंपनी के शेयर डिस्काउंट पे बिके, बैठे बैठे शेयर्स की वैल्यू गिर गई। ठीक है, तो ऐसे कंपनी की वैल्यूएशन चेंज होती है, ऐसे कंपनी के शेयर्स का भाव चेंज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ वन ट्रांजैक्शन। एक सिनेरियो, मैं था, ठीक है, 8 करोड़ थे, कंपनी की वैल्यूएशन 16 करोड़, 50%। मैं मजे में बैठा हूँ। XYZ कंपनी के बाहर खड़े होकर देख रहे हैं, यार ABC बहुत अच्छा काम कर रही है, सबका पैसा डबल करते जा रही है, मेरे को भी इस कंपनी के अंदर पैसे लगाने हैं। बट 50% राम के पास है, 50% मेरे पास है, पैसा कैसे लगाया जाए? तो XYZ क्या करेगा? XYZ आके मेरे को पोक करेगा। अब यहाँ पे केस स्विच हो गया, मैं मार्केट में नहीं जा रहा, XYZ मेरे पास आ रहा है कि नीतीश भाई ऐसा करो, आपके 50% की वैल्यू 8 करोड़ है ना, 8 करोड़ रुपए पकड़ो और 50% मेरे नाम कर दो। डील दे रहा है मेरे को। अब मैं क्यों दूं? मतलब कोई रीज़न होना चाहिए ना, 8 करोड़ में तेरे को मैं शेयर्स दूंगा, मेरे को तो भाई अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, मैं तो और होल्ड करूंगा इन्हें। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे शेयर्स की डिमांड है। मैंने देखा, अब मैं रिवर्स में खेल रहा हूँ, पहले उसने एक्सप्लॉइट किया, मैं एक्सप्लॉइट करूंगा। मैंने देखा क्या शेयर्स की डिमांड है, ये बंदा एक डेस्परेट है, 50% इसे चाहिए चाहिए। तो अब क्या होगा, मैं बोलूंगा ऐसा कर, तुम मेरे को 9 करोड़ दे दे और शेयर्स ले जा, 50% मैं तेरे नाम कर दूंगा। ये बंदा इतना डेस्परेट है क्योंकि चीज़ों की डिमांड है। देखो किसी चीज़ के दाम क्यों बढ़ते हैं? कोरोना के टाइम पे देखो, मास्क मास्क था, सैनिटाइजर, सबके रेट बढ़े। क्या रीज़न था? बिकॉज डिमांड थी चीज़ों की। यूनिवर्स में हर एक चीज़ सप्लाई और डिमांड पे चलती है। आप सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, गोल्ड है, गोल्ड अर्थ पे लिमिटेड ही है, ऐसा नहीं है कि उस पर आसमान से कोई गोल्ड गिर रहा है अनलिमिटेड सप्लाई में। गोल्ड लिमिटेड अर्थ के अंदर। अब कोई चीज़ जब लिमिटेड होती है, जैसे से गोल्ड माइन करते जा रहे हैं, गोल्ड खत्म होता जा रहा है अर्थ से, लोगों के पास घर में पड़ा जा रहा है, कुछ भी हो रहा है गोल्ड के साथ, तो गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है बिकॉज गोल्ड की सप्लाई कम हो रही है। जब सप्लाई कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, दोनों में रिलेशन है कि सप्लाई डिमांड से उल्टी चलती है। जब सप्लाई नहीं है तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, अभी अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो, आपने देखा होगा कि यार टमाटरों का रेट 100+ जा चुके, 30 रुपीज़ के टमाटर 100 के हो चुके। क्या रीज़न है? सप्लाई नहीं है, फसल खराब हो चुकी है,
कुछ भी रीज़न है, टमाटोज इतने नहीं हो गए इस साल, तो जितने टमाटर हैं, जितने पेंडिंग हैं, वो हायर रेट पे बिकने स्टार्ट होंगे बिकॉज उनकी डिमांड है। जब मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड होती है ना, लोग उसके ज़्यादा चार्ज करते हैं। और जब सरप्लस होती है चीज़ें, मैं कह रहा हूँ टमाटर इतने सारे आ गए मार्केट के अंदर, कोई हद नहीं, कोई लेने को रेडी नहीं है, उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड है नहीं, तो क्या होगा? टमाटर फ्री के भाव बिकेंगे। 30 रुपए का टमाटर 10 रुपए का बिकेगा। ये चीज़ें भी होती है। तो हर एक चीज़ सप्लाई डिमांड पर चल रही है। गोल्ड जैसे जैसे लिमिट होता जा रहा है, उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है। धरती पे लैंड लिमिटेड है, उतनी ही स्पेस है अर्थ के ऊपर। जैसे जैसे लैंड बिकता जा रहा है, जो लैंड बच जाता है उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। इसलिए लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी लेकर रख लो, उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। और कुछ नहीं, वो एक एप्रिसिएशन है। प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ रही है। कल को किसी ने लैंड लेना बंद ही कर दिया कि नहीं भाई लैंड में कोई बेनिफिट नहीं, उनकी डिमांड गिर जाएगी, रेट गिर जाएंगे प्रॉपर्टियों के। सेम यहाँ पे हो रहा है कि सप्लाई डिमांड, इस बंदे को नीड है, इसको दिख रहे हैं शेयर्स की डिमांड है। मैं 9 करोड़ डिमांड करूंगा कि 9 करोड़ दे, शेयर्स रख ले। ये डेस्परेट है एक्सपाइजी, मेरे को 9 करोड़ दे देगा। मेरे को कितने मिले? 9 करोड़। मैंने लगाए कितने थे? 4 CR। मिले कितने? 9 करोड़। मैंने 5 CR का प्रॉफिट कमा के मैं हो गया आउट ऑफ द पिक्चर, मेरी कहानी खत्म। अब 50% की डीलिंग कितने में हुई है? 9 CR में। तो 100% कंपनी कितने की मानी जाएगी? 18 CR की। 18 करोड़ रुपए। कंपनी में दो इन्वेस्टर, राम और XYZ। राम एक्चुअल वैल्यूशन कितनी थी कंपनी की? 16 CR। बट एक ट्रांजैक्शन की वजह से इमिडिएटली वैल्यूएशन हो जाएगी 18 CR, बढ़ जाएगी वैल्यू। मेरे शेयर, राम के जो शेयर्स हैं 50%, उनकी बैठे बैठे वैल्यू होगी 9 करोड़। ये क्या हुआ? ये हुआ कंपनी का ओवर वैल्यू होना। उस केस में था कंपनी का अंडर वैल्यू होना, कि कंपनी के पास पैसे होते हुए भी उसको अंडर वैल्यू किया जा रहा है, सस्ते में चीज़ें बिक रही हैं। यहाँ क्या है, कंपनी के पास है ही 16 करोड़, बट उसकी वैल्यूशन 18 करोड़ मानी जा रही है। उसको ओवर वैल्यू करा जा रहा है, महंगे में चीज़ों को बेचा जा रहा है। एक्चुअली इतनी वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू 16 करोड़ ही है। तो ये सिनारीज होते हैं, अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू, ये साइकिल चलती रहती है। ये प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं। तो ये है कि एक बिजनेस ऐसे सस्टेन करता है कि वो इन्वेस्टमेंट उठाता है। इन्वेस्टर क्यों आता है? इन्वेस्टर आता है ROI के परस्पेक्टिव से, कि मेरे को रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिलेगा, कि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो कर रहा है मैं उसके साथ ग्रो करूंगा। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में से वो कुछ प्रॉफिट्स निकाल निकाल के खर्च कर रहा है। कैपिटल लगाई, बिजनेस ग्रो करा, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ी, वो अपना हिस्सा बेच देगा किसी और को। चलिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं। हमने बिजनेस को समझ लिया, कैसे वर्क करता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है। होगा क्या, एक टाइम ऐसा आएगा कि कंपनी बहुत ग्रो कर रही है, इन्वेस्टर जा रहा है आ रहा है, इन्वेस्टर जा रहा है आ रहा है, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है। एक टाइम आएगा राम को एक्सपैंड करना होगा, बहुत एक्सपेंशन। राम बोलेगा कि मेरे को नेशनल लेवल पे जाना है, कि मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए। राम बोलेगा कि यार मेरे को चाहिए 5,000 करोड़ रुपए। राम इन्वेस्टर ढूंढेगा फिर से, कि राम के पास जो 50% है उसमें से कुछ हिस्सा बेच के वो 5,000 करोड़ रुपए उठाना स्टार्ट कर देगा। बट बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। कोई भी सिंगल पर्सन 5,000 करोड़ नहीं देगा इस राम को। क्यों? कंपनी बहुत ग्रो कर चुकी है। हमने क्या देखा था, एक प्राइवेट लिमिटेड में रिस्क कितना इन्वॉल्व है, कि एक जो इस बंदे का रिस्क है, जब पहले श्याम आया था उसका रिस्क कितना था, जितने कैपिटल उसने लगाई है। 5,000 करोड़ दे के अगर बिजनेस फेल हो गया तो बंदा कितना पैसा लूज करेगा? 5,000 करोड़ रुपए। इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं लेने वाला। चलो प्लान होता है कि यार 3-4 बंदे मिलके इसको पैसा दे देंगे, आपस में डिवाइड कर लेंगे शेयर्स को। ये भी मुश्किल है, 4 बंदे भी आते हैं तो बहुत डिवाइडिंग करनी पड़ जाएगी, इतने करोड़ रुपए से कहाँ से लेके आएंगे? यहाँ पे रिस्क फैक्टर बढ़ गया। बट अब एक चीज़ हो सकती है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी सारी है, इतने सारे बंदे हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे को चाहिए 5,000
करोड़ रुपए। ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन अगर मैं कहता हूँ 10 करोड़ है, मेरे को नहीं एक्चुअल नंबर्स मेरे को देखने पड़ेंगे गूगल पे, सॉरी फॉर दैट। बट चलो एज्यूम करते हैं इंडिया की पॉपुलेशन है 10 CR। हर बंदे से अगर मैं 500 रुपए ले लूं तो कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे राम के पास? 5000 CR। सही है। हर बंदे से 500 रुपए लेने हैं, 5000 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। इसमें क्या हुआ, हर बंदे का रिस्क कितना हो गया? 500 रुपीज। यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर पर्सन कम हो चुकी है, एंड वॉल्यूम में लोग आ रहे हैं। हर बंदा 500 रुपीज दे रहा है। ये वही सिनेरियो है कि किसी के माइंड में अगर आया हो कि यार अगर हर बंदा मेरे को 1-1 रुपए दे दे, ठीक है, तो मेरे पास 10 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 1 रुपए देने से, सारे बोलेंगे जा रख। बट मेरे पास इकट्ठे हो जाएंगे 10 करोड़ रुपए, कि हर बंदा 500 रुपये लगाए मेरी कंपनी में, पैसे इकट्ठे होंगे और मैं आगे काम करूंगा, मैं ग्रोथ करूंगा। अब क्या हुआ, म- मैं जब 5000 करोड़ रुपीज लेना चाहता हूँ, मैं किसको ऑन बोर्ड कर रहा हूँ? पहले क्या थे? पहले थे प्राइवेट प्राइवेट इन्वेस्टर्स, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट था, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट करिए। अब मैं पब्लिक से पैसा उठा रहा हूँ। ठीक है। अब जो मेरे कंपनी के शेयर्स हैं वो पब्लिकली अवेलेबल होंगे। जनता को बदले में क्या मिलेगा? जनता को बदले में इक्विटी मिलेगी, शेयर्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे वो बात की बात है। बट मैं अपनी कंपनी को प्राइवेट टू पब्लिक कर दूंगा। ठीक है, जनता के लिए ओपन कर दूंगा, जनता आओ पैसा लगाओ, 500 रुपये लगाओ। जनता पैसा क्यों लगाएगी? सिंपल, मैं अपनी कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस निकालूंगा। प्रोस्पेक्टस समझते हैं? प्रोस्पेक्टस बेसिकली एक तरह का डॉक्यूमेंट जिसके अंदर बहुत अच्छा अच्छा लिखा होता है। कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, कंपनी स्टार्ट कब हुई, कौन ओनर था, कौन इन्वेस्टर थे, उन इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट मिला, कंपनी कैसे ग्रो कर रही है। तो मैं जनता को बोलूँगा देखो यार, जो हमारे इन्वेस्टर्स थे पहले, उन्होंने पैसा डबल ट्रिपल किया है, आप आओ, आप 500 रुपीज़ ही डलवा दो हमारे साथ। ठीक है, बदले में आपको शेयर्स मिलेंगे कंपनी के, कुछ शेयर्स मिल जाएंगे, एंड आपका पैसा भी डबल ट्रिपल हो सकता है। आपका रिस्क कितना है? सिर्फ 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ डूब के कोई बात नहीं यार, रिस्क तो कम हो गया ना। ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस निकाला, मैंने लॉन्च किया अपना IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फर्स्ट टाइम मैं अपनी कंपनी को पब्लिक करना चाह रहा हूँ, पब्लिक लेके जा रहा हूँ। जहाँ मेरी कंपनी का नाम था पहले ABC प्राइवेट लिमिटेड, उसका नाम बदल के हो जाएगा ABC पब्लिक लिमिटेड। अब एक मैं पब्लिक कंपनी बन चुका हूँ। या फिर ABC लिमिटेड, पब्लिक वर्ड ऑप्शनल होता लगाना, बट लिमिटेड तो आएगा। लिमिटेड का मतलब क्या था? लिमिटेड की लिमिटेड बाय इट शेयर्स, लिमिटेड लाइबिलिटी, कि रिस्क कितना इन्वॉल्व है, जितना कंपनी के पास पैसा है उतना ही इन्वॉल्व है बस। बट अब प्राइवेट वर्ड हट जाएगा और पब्लिक लगाना ऑप्शनल है। जितने भी आप कंपनीज देखते हो, रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, सब लिमिटेड है। रिलायंस लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड। तो हर कंपनी पहले अपना IPO लेके आई, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि जनता से वो पैसा इकट्ठा करना चाहती है, आओ पैसा लगाओ। तो बंदे आएंगे, पैसा लगाएंगे। अब IPO का जो पूरा प्रोसेस है वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे डिटेल में। सिंपल से समझते हैं कि IPO वाले दिन हर बंदा 500 रुपये देगा जो इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती आपसे कोई घर आके मांग रहा है। जो इंटरेस्टेड है, जिसने प्रोस्पेक्टस देख के समझा कि यार बिजनेस अच्छा है, मेरे को पैसे लगाने चाहिए, 500 रुपये लगाएगा। एंड बदले में उसे क्या मिलेंगे? बदले में उसे मिलेगी इक्विटी। बात आ जाती है कितनी इक्विटी मिलेगी। देखो पहले जब इन्वेस्टर्स थे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, जब बातें करोड़ों में हो रही थी, तो हम बात करते परसेंटेजेस में, कि यार वो बंदा 50% का मालिक है, वो बंदा 40% का मालिक है। बट यहाँ पे कितने इन्वेस्टमेंट आ रही है? 500 रुपीज़। अगर कोई बंदा है, एज्यूम करते हैं कोई भी लगा लो, बंदे का नाम है TB, ट्रेडिंग बनी है, चलो TB बंदा है, उसने 500 लगा दी कंपनी के अंदर, तो उसे कितने परसेंटेज मिलेंगे?
उसे मिलेंगे कुछ 0.0000000000 पता नहीं कितने जीरो लगा के 1% जो बनेगा। एग्जैक्ट मैथ्स नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, बट इतना परसेंटेज। ये फिगर बोलने भी बड़ा मुश्किल है, लिखने भी मुश्किल है, समझना भी मुश्किल है। तो यहाँ पे एक नया लगा लो, एक नया फॉर्मेट आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। मैं क्या करूँगा, मैं अपनी कंपनी के हिस्से कर दूंगा बहुत सारे। एक्चुअल में हिस्से नहीं हो रहे, सिर्फ मैं स्प्लिट कर रहा हूँ। जहाँ मैं पहले 50%, जहाँ परसेंटेज में बात कर रहा था, अब मैं नंबर ऑफ शेयर्स में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैंने अपनी कंपनी के मान लो 100 करोड़ टुकड़े कर दिए, 100 करोड़ शेयर्स बना दिए। अब कितने शेयर्स बनाऊंगा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, मेरी मर्जी है, इन्वेस्टर्स मिलके करते हैं सारा काम, डायरेक्टर्स होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं पीछे बैकएंड पे। तो मान के चलते हैं कि 100 करोड़ शेयर्स बन गए एक कंपनी के। ठीक है, और बेस्ड ऑन कंपनी की वैल्यूएशन हर शेयर का प्राइस बन जाएगा एक। तो अगर मैं कहता हूँ कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, मान के चलता है कंपनी की वैल्यूएशन है 5,000 CR। ठीक है, 100 करोड़ शेयर्स बन गए कंपनी के, तो एक शेयर का कितना प्राइस आ जाएगा, 50 रुपीज। ठीक है, कि एक शेयर का भाव कितना है, 50 रुपये। 100 करोड़ शेयर्स का भाव कितना हो गया, 5,000 करोड़। तो अब अगर बंदा 500 रुपीज दे रहा है, एक बंदा अगर 500 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसे कितने शेयर्स मिलेंगे, उसे मिलेंगे 10 शेयर्स। यहाँ आप बात नहीं नंबर ऑफ शेयर्स में होंगी, परसेंटेज में नहीं होने वाली। परसेंटेज में तो बहुत लंबा चक्कर है, किसी को समझ नहीं आने वाला। बेनिफिट क्या है, यहाँ मैं 10 शेयर्स का मालिक बन रहा हूँ। मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैं एबीसी बिस्किट वाली कंपनी में 10 शेयर्स का मालिक हूँ। ठीक है, यस, हम ओनर्स होते हैं जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस भी कंपनी के हम शेयर्स लेते हैं, हम उसके उतने मालिक बन जाते हैं, उतने प्रोपोर्शन में। अगर 500 रुपये लगाए हैं तो हम 10 शेयर के मालिक हैं, हम 1,000 रुपये लगाएंगे तो 20 शेयर के मालिक बन जाएंगे। जितने पैसे मैं लगाऊंगा उतने नंबर ऑफ शेयर्स के मालिक बन जाऊंगा मैं। तो ये होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, की कंपनी फर्स्ट अपने शेयर्स ऑफर कर रही है। अब होता क्या है, आईपीओ के बाद कंपनी आ जाती है स्टॉक मार्केट में। अब देखो, कंपनी ने पैसा इकट्ठा कर लिया, कंपनी काम शुरू कर देगी। ठीक है, आईपीओ में कितने शेयर्स अवेलेबल थे, आईपीओ में 100 करोड़ शेयर बिके, जिनकी टोटल वैल्यू थी 5,000 CR। ठीक है, कंपनी को तो पैसा मिल गया, जिसने पैसे लगाए हैं उनको शेयर्स मिल गए, इतने सारे जिन्होंने पैसा लगा सबको शेयर्स मिल गए, खत्म, कहानी ओवर। अब एक बंदा आया, टीबी ने, देखो, टीबी ने 1,000 रुपये लगाए थे, 500 लगाए थे, चलो 500 मानते, 500 लगाए थे, उसको 10 शेयर मिल गए, कहानी खत्म हो चुकी है। मान के चलते हैं कोई बंदा आता है जिसने आईपीओ में पैसे नहीं लगाए, अब अगर उसको वो शेयर चाहिए तो कहाँ से मिलेगा। देखो, बहुत बड़ी चीज़ है कि यार एबीसी कंपनी में जब शेयर्स निकले तब तो पैसे लगाए ही नहीं, अब उसका मन कर रहा है शेयर लेने का। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, किसी और बंदे को शेयर खरीदने हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी आना घुसना चाहती है। ऐसा तो नहीं है अब कि यार ये कंपनी एबीसी के डोर पर जाएगी, राम को बोलेगी जो मालिक है कि यार मैं आईपीओ में लगाना भूल गया, 500 रुपये पकड़ और मेरे को शेयर दे दे। ऐसा नहीं होता, कोई भी कंपनी ऐसा करने वाली, वो आपको एंटरटेन ही नहीं करने वाली। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम, जिन्होंने यहाँ पैसा लगाया था, कंपनी मान लो बढ़ गई, उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, इन्होंने, अब इनके पास क्या इलिक्विड फॉर्म है, वही चीज़ आ गई कि अगर इनको शेयर्स मिले हुए हैं तो वो इलिक्विड फॉर्म में पैसा है। इनको अगर लिक्विड चाहिए हो, इनको अगर शेयर्स बेचने हो, कि जो इन्वेस्टर्स हैं, पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं, दे वांट टू एग्जिट, निकलना हो, तो क्या रास्ता है। तो आईपीओ के बाद, इस पूरे प्रोसेस के बाद कंपनी का रोल एक टाइम के लिए ख़त्म हो जाता है। ये जो, जिन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, ठीक है, जिनके पास आईपीओ में शेयर्स जिनको मिले थे, ये जा सकते हैं स्टॉक मार्केट में।
स्टॉक मार्केट में वो अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स आपस में मिलते हैं, जहां पे कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। अगर आज मान लो मेरे को टाटा मोटर्स का शेयर चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं टाटा मोटर्स से जाके बोलूंगा कि मेरे को शेयर दो। टाटा मोटर्स के जितने पब्लिक शेयर थे बिक चुके। आज अगर मैं टाटा मोटर्स का शेयर खरीद रहा हूँ कहीं से, तो मैं किससे खरीद रहा हूँ, मैं किसको पैसे दे रहा हूँ? मैं कंपनी से कोई डीलिंग नहीं कर रहा, मैं डील कर रहा हूँ उस बंदे से जिसके पास वो शेयर पहले से है। सिमिलरली, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि श्याम ने अगर निकलना है तो राम को नहीं तंग करेगा वो कोई तीसरे बंदे को ढूंढेगा जो उसे पैसे दे देगा, एंड वो शेयर उसके नाम हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे इन बंदों को अगर शेयर बेचने हैं, वो सेलर बन के जाएंगे, इनको बायर बन के यहाँ जाना पड़ेगा ताकि इनको शेयर मिल सके। ये लोग आपस में डील करते रहेंगे, समझे? कि बायर्स और सेलर्स कहाँ मिलेंगे? स्टॉक मार्केट के अंदर मिलेंगे। एक ऐसी मार्केट जहाँ पे शेयर्स मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पे कंपनी का रोल नहीं, कंपनी का रोल आगे चल के आता है कुछ चीज़ों में, बट सिर्फ बायर और सेलर ही है। हम अगर शेयर खरीद रहे हैं तो किसी सेलर से खरीद रहे हैं, और हम पैसे किसको दे रहे हैं? उस सेलर को दे रहे हैं। सेलर क्या कर रहा है? सेलर को लिक्विड मनी मिल रहा है। आई गेस आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अगर वीडियो में कोई भी डाउट आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मेरे को, मैं इसको विद टाइम इम्प्रूव करने की ट्राई करूँगा। एंड अगर आपके मन में कोई और टॉपिक है, आपको कुछ और पढ़ना है, कुछ भी है, तो मेरे को बताते जाइए, मैं उस अकॉर्डिंग वीडियोस बनाता जाऊँगा, मैं प्लान कर लूँगा आगे के लिए। आज का जो टॉपिक था बहुत इनफॉर्मल है, मेरे को था कि हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरी लर्निंग सीरीज होएगी, ये मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूँगा। स्टॉक मार्केट क्या होती है, वर्क कैसे करती है, ट्रेडिंग क्या होती है, स्लोली 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 हम एडवांस पॉइंट्स की तरफ जाएंगे। प्राइस एक्शन क्या होता है, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं पुट कॉल की बात करते रहता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉल्ट कैंडल, इन सबको भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट आज का जो टॉपिक है हमारा, वो सिंपली स्टॉक मार्केट की बनी कैसे, ठीक है। तो वापस टॉपिक पे आते हैं। स्टॉक मार्केट की ऐसी मार्केट जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मिलते हैं एंड आपस में बाइंग सेलिंग करते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक, मान के चलो कोई कन्फेक्शनरी की शॉप है, आपको ब्रेड लेनी है किसी कंपनी की, आप किसके पास जाओगे? मान एज्यूम करते हैं, चलो मान लेते हैं ब्रिटानिया कंपनी की, आपको ब्रिटानिया कंपनी की ब्रेड लेनी है। तो आप ब्रिटानिया के फैक्ट्री में तो नहीं जाने वाले ना कि भाई ब्रेड दे दे। आप किसके पास जाओगे ब्रेड लेने? जो इस ब्रेड को बेच रहा है। ब्रिटानिया ने तो अपनी ब्रेड मैन्युफैक्चर करके लोगों में बांट दी, ठीक है, शॉपकीपर्स को दे दी। कन्फेक्शनरी वाला एक सेलर होएगा, और आप एज अ कस्टमर बायर हो। आप ब्रेड, कन्फेक्शनरी वाला ब्रेड देगा, आप इसे पैसे दोगे ब्रेड के। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पे शेयर्स की डीलिंग होती है। आई गेस आपको ये सब समझ आ रहा है दोस्तों। अब स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट कैसे करती है, कहाँ एग्जिस्ट करती है? कोई फिजिकल मार्केट है, कोई वर्चुअल मार्केट है? तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक्सचेंज। स्टॉक मार्केट एक टर्म है जो एक्सचेंज बनाती है। एक्सचेंज क्या है? आपने वर्ड सुने होंगे, एनएससी, बीएससी, ये सब क्या है? एनएससी है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बीएससी इज द ओल्डेस्ट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बट आज के टाइम पे एनएससी ज़्यादा फेमस है ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। एंड एनएससी एंड बीएससी सबसे प्रोमिनेंट है हमारे कंट्री के। कुछ साल पहले तक बहुत सारे एक्सचेंजेस होते थे यहाँ पे, बट अब सिर्फ दो ही रह गए, एनएससी एंड बीएससी। एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज इज जस्ट लाइक कन्फेक्शनरी शॉप, कि यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं आपस में, या इसको आप बाजार मान लो, कोई मंडी बाजार है, कुछ भी है, कि वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं, आप एज अ बायर बन के जा रहे हो। एक्सचेंज एक तरह की ऐसी जगह है जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं, और इस पूरी चीज़ को बनाते हैं स्टॉक मार्केट, ठीक है। आप एक बहुत बड़े बाजार में जा रहे हो, उसे मार्केट ही बोलते हैं, तो ये होगा स्टॉक मार्केट, ठीक है।
यहाँ पे कंपनी के शेयर आपस में बेचे खरीदे जाते हैं। एनएससी के अंदर है, बीएससी के अंदर भी। आज से अराउंड 20-25 साल पहले यहाँ पे फिजिकली जाके खरीदना पड़ता था। आप यहाँ फिजिकली जाओगे, बाइंग करोगे, शेयर्स बेचोगे। आज के टाइम पे सब ऑनलाइन हो चुका है। तो एनएससी एंड बीएससी दो एक्सचेंजेस है। अब कहाँ जाके खरीदना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से शेयर खरीद रहे हो। ब्रेड चाहे आप इस दुकान से खरीदो चाहे उस दुकान से खरीदो, सब चीज़ सेम ही पड़ती है ऑलमोस्ट। अब आ जाता है इसके अंदर कि अगर मैं शेयर खरीद रहा हूँ, ठीक है, देखो, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आप कोई गोल्ड खरीद रहे हो, बदले में क्या मिलता है, वो इलिक्विड फॉर्म में गोल्ड, पैसा देके गोल्ड मिलता है। प्लॉट ले रहे हो तो ज़मीन मिलेगी। उस ज़मीन का प्रूफ क्या है, आपको मिलते हैं उसके प्रॉपर्टी के कागज़, पेपर्स, जो प्रूफ है कि प्रॉपर्टी आपके नाम पे है। सिमिलरली अगर आपको शेयर्स मिल चुके, आपने पैसे दिए, शेयर मिल गए, तो आपको क्या मिलेगा? पहले मिलता था शेयर सर्टिफिकेट, एक फिजिकल डॉक्यूमेंट होता था जिसमें कंपनी का नाम, आपका नाम, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने बाय करे आपने, किस प्राइस पे बाय करे, सिग्नेचर्स होते थे डायरेक्टर वगैरह के। एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता था फिजिकल पूरा। बट इस शेयर सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम क्या थी, ये जल गया, फट गया, कुछ भी हो गया, तो प्रूफ क्या है? अगर ये इकलौता प्रूफ है, यही खत्म हो गया, तो क्या प्रूफ है कि शेयर्स आपके पास उस कंपनी के? क्या प्रूफ है कि आप उस कंपनी में ओनर हो? ठीक है। तो इस चीज को सॉल्व किया डीमैट ने। डीमैट, डी मटीरियलाइज अकाउंट। एक डीमैट अकाउंट, आपको मैसेजेस आते होंगे डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए या डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पे आपके शेयर्स रखे जाते हैं। एक बैंक अकाउंट क्या होता है? बैंक अकाउंट है कि आपने कैश जमा कराया, यहाँ पैसे पड़े रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है, वहां पे पैसे सेफ रहते हैं। सिमिलरली डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स रखे जाते हैं। मैंने अगर टाटा मोटर्स का शेयर खरीद लिया, तो उसका प्रूफ डीमैट अकाउंट के अंदर जाएगा। मेरे को एक डीमैट अकाउंट चाहिए टू स्टोर माय शेयर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फिजिकल फॉर्मेट आजकल खत्म हो चुके हैं। मैंडेटरी है कि मेरे पास एक डीमैट अकाउंट हो अगर मेरे को शेयर्स रखने हैं। डीमैट अकाउंट अगर नहीं होगा तो मैं शेयर नहीं खरीद पाऊंगा। रखें कहाँ पे उस चीज़ को? आपके पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो आप कैश को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे? ठीक है। डीमैट अकाउंट खोलता कौन है? जनरली डीमैट अकाउंट इंडिया में दो कंपनीज खोलती हैं, एक है आपकी CDSL और एक है NSDL। अब मेरे को शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है, सेलर से। देखो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मेरे को अगर ब्रेड लेनी है या दुनिया में कोई काम करवाना है, उस चीज़ के दो ऑप्शन है। या तो मैं खुद जाके करके आऊँ, मेरे को ब्रेड लेनी है, पता है यार 30 रुपीज़ की ब्रेड आती है, जाकर ले आता हूँ। या मेरे को पता है कि यार एक बंदे को बोलूँगा, एक छोटू को या किसी को, सर्वेंट वगैरह को, कि यार ऐसा कर, 40 रुपीज़ पकड़, मार्केट से मेरे को ब्रेड ला के दे दे, बदले में 10 रुपीज़ तेरी कमीशन, कि तू चल के गया काम करके लाया तो 10 रुपीज़ तेरी कमीशन, बाकी ब्रेड पे खर्च दियो। सिमिलरली आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, फ्लैट खरीदना है, रेंट पे लेना है, कुछ भी करना है, आपको एरिया का नहीं पता कहाँ फ्लैट होगा क्या नहीं होगा, आपको बंदा चाहिए नॉलेज वाला, जो आपको दिखा सके, जो आपके और सेलर के बीच में कोई मीडियम बन सके। इस बंदे को हम बोलते हैं ब्रोकर। ब्रोकर कौन है? ब्रोकर जो बायर और सेलर के बीच में मीडियम बनता है, ठीक है। आपको शेयर चाहिए, ब्रोकर आएगा, शेयर लेगा सेलर से, आपको लाके दे देगा, बायर से पैसा लेगा, सेलर को दे देगा, और बदले में क्या रखेगा? एक कमीशन रखेगा। क्यों? क्योंकि सारी डीलिंग वो करवा के दे रहा है, ठीक है। इसे हिंदी में दलाल भी बोलते हैं। तो ब्रोकर, तो मतलब अगर आपको शेयर्स की बाइंग सेलिंग करनी है तो आपको एक ब्रोकर भी चाहिए, ठीक है। आप NSC जाके, ऐसा नहीं है कि NSC चले गए बायर बन के, किसी सेलर को ढूंढो जो आपको शेयर बेच दे, नहीं। आप ब्रोकर को बोलो, ब्रोकर NSC जाके आपके लिए शेयर्स लेके आएगा।
चलो पहले फिजिकल डीलिंग्स होती थी, अब आज तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। तो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक ब्रोकर, एक ऑनलाइन ब्रोकर। ब्रोकर कौन है? ब्रोकर वो बंदा है जो एक्सचेंज में जाएगा, सेलर ढूंढेगा, शेयर्स लेगा और हमें लाकर दे देगा। बदले में पैसे लेगा, कुछ कमीशन अपने पास रखेगा और बाकी सेलर के। आपका काम आसान कर देता है ब्रोकर। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, ठीक है। इस पे सबसे टॉप पे जो मेरे नॉलेज में है दैट इज जीरोधा। दोस्तों अगर आपको जीरोधा का अकाउंट खुलवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से उस लिंक को क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड शेयर्स की बाइंग सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जीरोधा है, अपस्टॉक्स, फायर्स, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, एक्सिस सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, एंजल वन, फाइव पैसा, बहुत ब्रोकर्स हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो क्या हमें इसी से सीखने को मिला कि अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आपको चाहिए डीमैट अकाउंट और आपको चाहिए ब्रोकर अकाउंट। आपको सेपरेटली दोनों खोलने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्रोकर्स का जनरली टाई अप होता है डीमैट कंपनीज के साथ। अगर आप कोई ब्रोकर अकाउंट खोलते हैं लाइक जीरोधा वगैरह के साथ, ऑटोमेटिकली वो आपका डीमैट अकाउंट भी खोल के दे देती हैं बैकएंड पे। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं कि है मेरे को डीमैट अलग से खोलना पड़ेगा फिर ब्रोकर खोलना पड़ेगा। जीरोधा, मैं जीरोधा ही यूज़ करता हूँ। बहुत इजी प्रोसेस है। जाके अकाउंट खोलो, आपका डीमैट भी खुल जाएगा, ब्रोकर अकाउंट भी खुल जाएगा। ब्रोकर कौन होएगा? ब्रोकर आपका पैसा संभाल कर रखेगा। आपका जो पैसा होएगा ब्रोकर के पास पड़ा रहेगा। जब भी आप ब्रोकर को बोलोगे कि मेरे को ये शेयर ला के दे दे, सिलेक्ट करोगे, आपके पास वो शेयर आ जाएगा। तो दोस्तों ये है जो चीज़ जो पूरी स्टॉक मार्केट को बनाती है, ठीक है। एक बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेस ग्रो करता रहता है। एक टाइम के बाद वो पब्लिक बन जाती है बाय आईपीओस, ठीक है। जनता इन्वेस्ट करती है, जनता ओनर बनती है इस कंपनी के अंदर, क्योंकि जनता को बेनिफिट मिलता है, पैसा बढ़ता है जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी। कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? आईपीओ में। चलो आईपीओ में नहीं कर पाए तो कहाँ पे? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट कैसे होती है? एक्सचेंज के थ्रू होती है स्टॉक मार्केट। कि आपने एक ब्रोकर अकाउंट खोल लिया, एक डीमैट अकाउंट खोल लिया, आपको कोई भी शेयर चाहिए, आपको बस सेलर ढूंढना है उस शेयर के लिए। आपको टाटा मोटर्स चाहिए, इन्फोसिस शेयर चाहिए, कोई भी शेयर चाहिए दुनिया जहान का, आप ब्रोकर को बोलोगे, ब्रोकर सेलर ढूंढेगा, आपको शेयर ला के दे देगा। इंडिया में देर आर मोर देन 5000 लिस्टेड कंपनीज। जब मैं लिस्टेड की बात कर रहा हूँ मीन्स पब्लिक कंपनीज। नॉन वो गिने चुने होते हैं। अगर हम नॉन कंपनीज की बात करें जो फेमस होंगी, जो बहुत बड़ी होंगी, वो कुछ 150-200 ही होंगी। बट मोर देन 5000 कंपनीज पब्लिक हैं। मतलब इतने सारे शेयर्स अवेलेबल हैं, आप किसी के भी शेयर खरीद सकते हो। शेयर सिलेक्शन कैसे करनी है, कौन सा स्टॉक खरीदूं, वो अपने आप में बहुत बड़ी डिस्कशन है। आपको बिजनेस स्टडी करना पड़ता है कि यार ये कंपनी अच्छी है कि नहीं है, आप क्या रखते हो इस बिजनेस के बारे में, आपका फ्यूचर क्या है, कि यार ये कंपनी क्या मेरा पैसा बढ़ा पाएगी, क्या ये कंपनी ग्रो करेगी आने वाले 3-4 सालों में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डिबेट है कि यार कंपनी की सिलेक्शन कैसे करते हैं। वो टॉपिक हम किसी और दिन के लिए रखेंगे कि एक स्टॉक की हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो तो आएगा इसे टॉपिक एंड करने का टाइम आ चुका है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, मेरे को फीडबैक देते रहिए। विद टाइम मैं चीज़ों को इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। कुछ आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगा, आपको लगता है मैंने किसी को ऑफेंड कर दिया, तो उसके लिए आई एम सॉरी। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, कि मेरे को पता चले एटलीस्ट कि हाँ यार मेरे पढ़ाने से लोग सीख रहे हैं एंड सोसाइटी में कोई इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए अलविदा अलविदा लेते हैं। आपसे जल्दी मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।